One question, Swamiji, is about blood cancer, leukemia. How does this work in case of blood cancer? And of course, there's a question about recurrence also, but we can take that first. We have also explained in the webinar what is cancer and how it happens. Now I'll give another example, or I want you to understand it from another perspective. मैं बहुत तरीके से आपको कैंसर समझा सकता हूँ. एक तरीका वेबिनार में भी हमने बताया कि उस तरीके से देखा जा सकता है. दूसरा तरीका जो है, another way in which you can understand it is, see, there is a way in which your energy, आपके शरीर में जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा शक्ति है, वो एक तरीके से काम करती है. अगर उसमें डिस्टरबेंस हो जाए, अगर उसकी इंटीग्रिटी में डिस्टरबेंस हो जाए, तो क्या होगा? ऐसे मान के चलिए कि आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है बॉडी में एक तरीके से, अगर उसमें डिविएशन होता है तो वो एनर्जी जो बनाएगी ना, उसके अंदर भी डिविएशन होगा. बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी. आपके शरीर में कुछ भी बनता है तो एनर्जी चाहिए उसको. इफ इट इज नॉट फोकस्ड और इफ इट इज नॉट लैमिनर इन फ्लो, अगर उसमें डिविएशन होगा तो जो मैन्युफैक्चर होगा उसमें भी डिविएशन. लाइक फॉर एग्जांपल, इन आयुर्वेद वी कॉल इट अर्बुद. जो ट्यूमर्स होते हैं, कार्सिनोमा होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं. ट्यूमर्स डिविएटेड ग्रोथ है. नाउ डिविएटेड सेल्स आर फॉर्म. अब उसको ब्लड कैंसर में देखेंगे तो जो ब्लड के इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर डिविएटेड, तो आप उसे ब्लड कैंसर बोलते हैं. उसके अंदर भी सेल्स का फॉर्मेशन डिविएट हो रहा है. नाउ दिस इज हैपनिंग. ब्लड में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में ब्लड बनाने में हेल्प करता है. एक ट्रिगर है और दूसरा वो जगह है जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है. तो ट्रिगर कहां से होता है? ट्रिगर आपके लिवर से होता है. अब जरा मैं आपको एक सिंपल सा एक स्टोरी बता रहा हूं कि कैसे ये ट्रिगर खराब होगा. अगर ट्रिगर खराब होगा तो ब्लड के इंग्रेडिएंट्स या फिर उसके अंदर जो चीजें हैं, उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, जो उसके सेल्स हैं, वो बिगड़ेंगे. तो लिवर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, इन योर बॉडी. आपके शरीर के अंदर लिवर पहला स्टेप है जहां मेटाबॉलिज्म होता है, या लिवर उस मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करता है. 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं आपके बॉडी में. अगर कैंसर को बोले तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एज वेल एज इम्यून, दोनों जब मिलेंगे तो कैंसर आएगा. तो आपको थोड़ा बता रहा हूं कि जब आप शरीर के अंदर कुछ भी डालते हैं तो दो रिस्पॉन्स होता है आपके शरीर, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स. आप फूड डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, कुछ गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा. आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है, जिंदा है, तो इसके साथ इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगा. रिस्पॉन्ड एंड करस्पॉन्ड टू दैट. तो आप भोजन डालेंगे तो ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करेगा, अगर कुछ गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा. गलत चीज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट योर फूड इज रॉन्ग फॉर योर बॉडी. कोई भी चीज जो आपका भोजन नहीं है वो शरीर के लिए गलत है. बचपन से आपने कितनी केमिकल्स खाए, कितनी केमिकल्स आपके शरीर में डाले गए. तो जब भी कोई केमिकल आपके शरीर में डाला जाता है तो शरीर मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है. सिंपल, आप नॉर्मल तरीके से समझिए, ये सभी को समझ में आएगा. अच्छा, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज योर लिवर. लिवर चेक करता है कि क्या चीज आई है, उसको फिर बाहर निकालने की कोशिश करता है या फिर उसको मेटाबोलाइट्स के रूप में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. तो आप अगर कोई केमिकल डालेंगे तो लिवर उसे निकालने की कोशिश करेगा. जैसे कोई आपकी दवाई दी जाती है, उसको लिवर निकालता, 95% से ज्यादा निकाल देता. तो दवाई की डोजेज इतनी दी जाती है कि लोड कर देते हैं ज्यादा, ताकि कुछ हिस्सा आपके शरीर में चला जाए. तो ये टॉर्चर है कि ये ट्रीटमेंट है, आपको सोचना पड़ेगा. अब आपने मतलब फूड जो डाल रहे हैं, दैट इज हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, आप बच नहीं सकते इनसे.
तो जब भी फूड एक तो या तो वो नेचुरल प्रोड्यूस नहीं है या फिर एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं है, तो वो रिस्क होता है आपके शरीर के। तो आजकल तो सारा फ्रोजन मिलता है ना। अमेरिकन ब्रेकफास्ट में आपको ऑरेंज जूस गर्मियों में भी चाहिए, आपको जूस, एप्पल जूस भी गर्मियों में पी लेते हैं। तो ये शरीर के लिए खतरा है, नेचुरल नहीं है तो खतरा है। इनऑर्गेनिक फूड, हाइब्रिड, खतरा है शरीर के लिए। तो शरीर उसको ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। अब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिस्पांस इम्यून रिस्पांस में लड़ाई छिड़ रही है और ये इम्बैलेंस हो रहा है। फिर देखेंगे, कैसे देखेंगे, मेटाबॉलिक रिस्पांस, मेटाबॉलिक डिजीज सारे बढ़ रहे हैं। डायबिटीज इंक्रीजिंग, मेटाबॉलिक डिजीज है। थायराइड इंक्रीजिंग, थायराइड इश्यू मेटाबॉलिक डिजीज है। कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर डिजीज बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ रहे हैं एंड ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जब भी कंफ्यूज हो जाएगा आपके बॉडी में, ये मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपके बॉडी में मैन्युफैक्चरिंग जो होगा ना वो गड़बड़ हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ हो जाएगी और वो अलग अलग तरीके से हो रही है। ऐसा नहीं है कि कैंसर तो एक सिंपल दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ गया, मगर न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर्स, है ना, मसल लॉस, टिश्यू लॉस, ऐसे देखेंगे तो ये मेटाबॉलिक डिजीज में होता ही है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया। अब ये डिविएट हो गया ना एनर्जी आपकी, जो डिविएट है, कुछ इधर भाग रही है, कुछ इधर भाग रही है, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा। इसको रोकेंगे कैसे? दवाई खा के तो रुकेगी नहीं है। कैंसर की ट्रीटमेंट से आगे चल के रिसर्च में ये आने वाला है कि रिलैप्स उसी की वजह से हो रहा है। कैंसर का तो ट्रीटमेंट कोई है नहीं, वो तो कचरा साफ करने की विधि है। कचरा साफ करने से बीमारी थोड़ी ठीक होती। कीमोथेरेपी आपका कचरा साफ कर देता है, जो गलत टिश्यू है उसको मार देता है, मगर उससे गलत टिश्यू बनना थोड़ी बंद हो जाएगा। आज नहीं कल तो वापस बनेगा ही वो। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? क्या ये जो एनर्जी का डिविएशन है उसे रोकने के लिए, उसे इंटीग्रेट करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? क्या ये जो मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? तो कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने वैसे वेबिनार में भी एग्जांपल दिया हुआ है। इसको रोकेंगे कैसे? तो अगर कोई आपको डिविएट कर रहा है, खींच रहा है, तो आप उसे वापस कैसे खींचते हैं? कैसे खींचते हैं? जरा उंगलियों को फंसा ली। कुंभक क्रिया बता रहा हूं मैं आपको। आप दिन भर कुंभक करते हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो कुंभक के बगैर आप कर सकते हैं। आ जाओ, उंगलियों को फंसा लो, खींचो, जरा खींचो, जोर से खींचो। कैसे खींच रहे हैं? क्या कर रहे हैं अंदर? क्या कर रहे हैं अंदर? वापस करें, अंदर देखो, अंदर देखो, सही जगह पे देखो, पता चलेगा। सांस रोकते हो, सांस रोकते हो। अच्छा, पुश करके देखें, पुश करें, पुश करो, जोर जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। सांस रोको। वेट कैसे उठाते हैं? बिना सांस रोके उठा सकते हैं। जंप कैसे करेंगे? गिरेंगे तो सांस रोकेगी। कोई आपको मारने की कोशिश करे, बचाएंगे कैसे? टाइट कैसे करेंगे बॉडी को? सांस रोक के करेंगे। डरेंगे तो सांस रुक जाती है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, चेयर से उठना, घर के काम करना, बिना सांस रोके, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के कर रहे हैं आप। आपकी वर्किंग कैपेसिटी है क्या? सांस रोकने की क्षमता। खड़े होंगे आप, आपको कोई धक्का देगा, गिराने की कोशिश करेगा, और आप बचने की, आप नहीं गिरने चाहते हैं, अड़े रहना चाहते हैं, कैसे करेंगे? अगर कोई बीमारी आती है, आपको गिरा देती है, या आप बचे रहते हैं, नहीं गिरते, किस पे डिपेंड करता? आपकी सांस रोकने की क्षमता करता। अगर डिविएटेड एनर्जी है, उसको इकट्ठा करना है, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? एक टर्म से मैं बता रहा हूं, सांस रोकने के टर्म से बता रहा हूं, मगर मैं आपको एक और बात बताऊं।
ये डिविएटेड एनर्जी आपके डिसाइसिवनेस से आपको दिखाई देगा। अनडिसाइसिव अगर आप हैं और उसको देखिए, क्लियरली अपने आप को देखिए, तब पता चलेगा कि आपकी डिविएटेड एनर्जी इसको इकट्ठा करने के लिए, इस इकोसिस्टम को वापस इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो कुंभक वो तरीका है जिससे आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसे आप ये डिविएशन इसको रोक सकते हैं, इस डिविएशन को रोक सकते हैं। कुंभक इकोसिस्टमिक प्रेशर है जिसकी वजह से कोई भी काम होता है आपके शरीर के अंदर, आपके ऑर्गन्स उसी वजह से एफिशिएंट होते हैं। आयुर्वेदिक टर्म्स में बोलूं तो ये इकोसिस्टमिक प्रेशर ही वात एस्पेक्ट है आपके बॉडी का। इसी से पित्त भी कंट्रोल होता है। कुंभक करेंगे तो आपका पित्त पक्ष भी कंट्रोल होगा और कफ पक्ष भी कंट्रोल होगा। तो कुंभक वो तरीका है आपके शरीर का जिससे कि वात पित्त कफ कंट्रोल होता है। ये आयाम कहीं आयुर्वेद से खो गए क्योंकि ये इंटरनल है। बाहर की चीजों में तो लोग बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर इंटरनल चीज को समझने के लिए ज्यादा समय भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। तो अगर आप वात पित्त कफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इकोसिस्टमिक प्रेशर को या टेम्परेचर को या मैन्युफैक्चरिंग को अंदर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, आपके शरीर के अंदर उल्टी होती है। आपने उल्टी कभी किया होगा तो क्या कैसे होती है उल्टी? सांस रुकती है उसके पहले, क्या ऑब्जर्व किया आपने? छींक मारते हैं, सांस रुकती है। आपके शरीर के अंदर भी कोई काम होता है ना, जो कॉन्स्टिपेटेड हो गए थोड़े, तो सांस रोक के थोड़ा जोर लगाते हैं क्लियर करने के लिए। तो आपके बॉडी के अंदर भी देखा जाए तो कुंभक से ही काम होता है सारा, उसके बगैर होता नहीं। तो क्या आपके अपने ऑर्गन को स्ट्रांग करना है, क्या आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस को सही करना, बैलेंस करना, इम्यून रिस्पांस को बैलेंस करना है, तो आपको अंदर कुछ काम करना पड़ेगा। और अंदर काम करने का तरीका कुंभक है। अगर एक पैटर्न में हम काम करें, सांस रोकें, इतना लेना, इतना छोड़ना, अगर उसको एक पैटर्न दे दें हम, तो ये आपके अंदर बदलाव ला सकता है। बाकी आप कुछ भी करें, लेकिन अगर कीमो के लिए भी जाते हैं या कोई और थेरेपी करें, बाहर से कोई चीज तो आपको मैनेज ही करेगी ना, आपके अंदर के जोर को, बल को या फोर्सेस को बढ़ाएगी तो नहीं। भोजन खा के आप ताकतवर होके मैराथन नहीं दौड़ने लग जाएंगे। वो तो आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, तब वो ताकत बनेगी, तब जाके आप कर पाएंगे। वही कुंभक का नियम है। आप अपने इकोसिस्टम को कुंभक से अंदर के चेंज कर सकते हैं। तो कैंसर से एनवायरनमेंट को अगर आपको चेंज करना है तो फूड जैसे एक चीज है। फूड अच्छी बात है, मगर मैनेजमेंट, देखो फूड आपको बल को नहीं बढ़ाता। मेडिसिन तो ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो तो मैनेजमेंट। अगर बहुत जरूरत हो गई तो ऑपरेट कीजिए या फिर कीमोथेरेपी आप करवा लें, चलो मान लिया, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। कैंसर से एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए आप क्या कर, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। वो अंदरूनी काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अंदरूनी काम कुंभक से कर सकता है ना, कुंभक से अंदरूनी काम हो सकता है। और कोई तरीका है अंदरूनी काम? सब रिवर्स है, केवल कुंभक डायरेक्ट है। आप ये कुंभक करते ही आप देखेंगे, जैसे ही करना शुरू करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स, बाकी सिम्टम्स वो एकदम से रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और एक थ्रेशोल्ड आएगा जहां पे कि कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं आप इसे। That leads me to the second but a very general question. We have people who have shared multiple conditions, multiple kinds of cancer. काफी तरीके के कैंसर के बारे में लोगों ने पूछा है। अभी भी चैट में आ रहा है about lymphoma, prostate cancer. So how does Kumbhak work for all kinds of cancer, and what about recurrence? So this is my last question to you. If you understand the core of cancer, देखो एक चीज आप समझिए ना, हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, क्या ये एक दूसरे के बगैर काम कर सकते हैं? आपका हार्ट आपके लिवर के बगैर काम नहीं कर सकता। किसी में इसको पुल आउट करके देख लीजिए, किसी एक को, नहीं काम करेगा। आपका लिवर आपके किडनी के बगैर काम नहीं करेगा, आपके किडनी आपके लंग्स के बगैर काम नहीं करेंगे।
तो अगर देखा जाए तो किस चीज से ये जुड़े हुए हैं, वहां तक पहुंचेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो कैंसर को जैसे मैंने डिफाइन किया, इट्स अ डिविएटेड ग्रोथ। क्या ये हर एक कैंसर के लिए पे लागू नहीं होता? क्या ये हर एक कैंसर पे लागू नहीं होता? डिविएटेड ग्रोथ ना, आप कहेंगे लिम्फ नोड्स में हो गया, डिविएटेड ग्रोथ ही तो हुआ। ब्लड कैंसर में ग्रोथ, जो ब्लड के इंग्रेडिएंट्स हैं उनका डिविएटेड ग्रोथ है। किसी भी तरीके के कैंसर में को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सभी को एक ही तरीके से डिफाइन, कोर क्या है? डिविएटेड ग्रोथ। ग्रोथ गड़बड़ हो गई, सेलुलर ग्रोथ बिगड़ गया, आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे। बाहर से देखने में वो अलग अलग दिख सकते हैं, मगर कोर क्या है, रूट क्या है, वही तो है। चाहे ब्रेन में हो, चाहे कहीं और, चाहे ब्रेस्ट में हो, डिविएटेड ग्रोथ ही तो है। अब डिविएटेड ग्रोथ के कोर में अगर आप आएंगे तो बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसे हमने वेबिनार में कैसे डिफाइन किया है? हाँ, वेबिनार में हमने त्रिकाग्नि के तौर पे इसको डिफाइन किया है ना। वो भी तो, वो गड़बड़ हुई तो ग्रोथ डिविएट हो गया, हमने वहां पे कोर पकड़ा। अब सवाल ये आता है कि ये डिविएटेड ग्रोथ क्या कीमोथेरेपी से ठीक हो जाता है? ये डिविएटेड ग्रोथ क्या कीमोथेरेपी या दवाई से ठीक होती है? दवाई से तो ठीक नहीं होती। आपने डिविएटेड ग्रोथ जो आपके शरीर में हो रहा है, उस डिविएशन को, उस बिगड़ाव को रोकने के लिए आपने कुछ किया नहीं। अगर आप घर में कचरा साफ कर दें तो दूसरे दिन क्या कचरा जमा नहीं होगा? तो कचरा साफ करना, कचरा बनाने के प्रोसेस को रोकना तो नहीं हो। तो कैंसरस एनवायरनमेंट को करेक्ट करना, इसको कैसे करेंगे? अगर वो नहीं किया आपने, अगर वो नहीं किया तो रिलैप्स तो होगा ना। आपने कचरा ही तो साफ किया है ना, तो अगले दिन फिर कचरा आ जाना है। हो सकता है कम गंदगी करें तो 2 दिन बाद आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, रिलैप्स तो होना ही है। क्या रिलैप्स नहीं होगा? तो आप सिंपल लॉजिक पे समझिए। आपको जो समझाया जा रहा है, ग्रीको रोमन शब्द बोले जा रहे हैं, उसको छोड़िए, आप अपनी समझ में लेके आइए। कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट तो नहीं है, या और भी देख लीजिए कुछ और। बाहर से आप जो भी दवाई लेंगे, क्या वो ट्रीटमेंट, क्या आपके बल, आपके स्ट्रेंथ फैक्टर्स, आपके फोर्सेस को वो ठीक करेगा? वो तो नहीं करेगा। खाना भी खाते हैं तो आपका शरीर का बल लगता है ना उसको पचाने में, तो वो बल कहां से ठीक करेंगे अपने शरीर का? 6 तरीके के बल हैं आपके शरीर में: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। 7 तरीके के टिश्यूज फॉर्म होते हैं उसकी वजह से: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अगर ये बल खराब हो जाएंगे तो ये सारे टिश्यूज का ग्रोथ या बनना वो डिविएट होगा, गलत बनेंगे। तो कैंसरस एनवायरनमेंट को ठीक करने का मतलब है आपके बल, फोर्सेस, उनको ठीक करना। उनको फोर्स, जोर कैसे लगाते हैं? फोर्स का मतलब आपके एक्सपीरियंस में क्या? जोर लगाना। जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके जोर लगा सकते हैं? आपका कोई भी बल काम का नहीं है अगर आप सांस रोक के उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो उस कोर को अगर आप ठीक करेंगे तो कैंसर एनवायरनमेंट ठीक होने के चांस है। टाइम कितना लगेगा वेरी करेगा ना, केवल टाइम ही तो वेरी करेगा। किसी को 3-6 महीने में ही काफी फायदा हो जाएगा, किसी को साल लग जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम देखिए ना कितने समय से चल रहा है। तो आप जितना रिसोर्स इसको पुश करेंगे, पुश बैक करेंगे, उतना जल्दी आपका कैंसर से एनवायरनमेंट ठीक हो। जितने जल्दी आपके बल सुधरेंगे शरीर के, उतने जल्दी वो कंट्रोल में लेके आएंगे डिविएशन। ये तो करना ही चाहिए ना। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा रिलैप्स जो हो वो नहीं हो, तो वॉट एवर यू आर डूइंग, you must be correcting the forces and the bala of this body, and that can happen only through kumbhak.
क्योंकि कुंभक की कोर है बल का। तो ये तो करना ही चाहिए। क्या आपको प्रोग्नोसिस अपना इंप्रूव नहीं करना? हो सकता है कि कोई इंसान इतना जोर ही ना लगा पाए अपने शरीर में कि उसका जो मोमेंटम है वो कम हो पाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। अगर जिस चीज से ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, क्या वो नहीं करना चाहिए? वो तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट आपको वो काम तो करना चाहिए जिससे कैंसर का एनवायरमेंट या डिविएटेड फोर्सेस उसको रोका जा सके, उसको बैलेंस में लाया जा सके। वो तो करना ही चाहिए, whatever else you do. So relapse usually when, देखिए जो आपका कीमोथेरेपी क्या है बेसिकली, ये मस्टर्ड गैस है ना, जो हिटलर लोगों को मारा करता था, इससे उससे हम सेल को मार रहे हैं। अब ये प्रिसाइज ट्रीटमेंट करने की चक्कर में हम सेल को थोड़ा कह रहे हैं कि भाई प्रिसाइसली मारते हैं, ज्यादा अच्छे सेल ना मारे, मगर सेल खराब सेल को मारना ट्रीटमेंट नहीं होता ना। ऊपर से आप जहर दे रहे हैं शरीर को, तो शरीर का और डिविएशन होगा या और अच्छा होगा शरीर? रिलैप्स आप देखेंगे आगे आने वाले 10 सालों में कैंसर के रिलैप्स ड्रास्टिक इंक्रीज होंगे और कैंसर भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। इसका कारण क्या है? एक कारण है द वे वी आर कंडक्टिंग ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, केमिकल ट्रीटमेंट। दूसरा कारण है फूड, तीसरा कारण है एनवायरमेंट। इनसे आप बच नहीं सकते, लेकिन अगर अपना टॉलरेंस बढ़ा लेंगे इनके लिए तो चांस है कि आपकी सिचुएशन खराब नहीं होगी। एक और चीज, टॉलरेंस बढ़ाना, इसके लिए भी कुंभक करना चाहिए, क्योंकि कुंभक आपके बॉडी का टॉलरेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। तो अपना प्रोग्नोसिस अच्छा करना और कैंसर से एनवायरमेंट को अगर आपको ठीक करना है तो ये चीज अपनाइए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगा। Quick one, things like genetic history and other things, can they be also corrected with कुंभक therapy? बोलते हैं कि आपकी जीन्स में है इसलिए कैंसर हुआ है, so can that also be corrected? अच्छा, ये तो हर चीज के लिए जीन्स में बोलते हैं, क्योंकि 70% ऑफ द प्रॉब्लम वो ठीक नहीं किया जा सकता बाय केमिकल ट्रीटमेंट। 70% प्रॉब्लम केमिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे जेनेटिक्स में। अच्छा, बता रहे हैं कि भाई डायबिटीज जेनेटिक्स में है। नो, 100 साल पहले किसको डायबिटीज थी? आपके परिवार में 3 जनरेशन पहले किसको डायबिटीज था बताइए? 2 जनरेशन पहले किसको थायराइड था या कैंसर था? आप बताइए। तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आप समझदार लोग हैं। जब कोई भी आपको कुछ बताता है तो आप उसे प्रूफ तो लीजिए ना, भाई 100 साल पहले कितने लोगों को था ये सब प्रॉब्लम। तो अगर मुझे जेनेटिक हो गया तो क्या हम मार्स से आए हुए, दूसरे ग्रह से आए हुए? पहली बात, जेनेटिक्स बन जाता है इन 2-3 जनरेशन। हम किसी अगर बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो वो जेनेटिक हो जाएगा, और ये काम हम कर रहे हैं। हर बीमारी को जेनेटिक बना रहे हैं हम। पिछले 50 साल के अंदर, 50 से 100 साल के अंदर हमने हर बीमारी को जेनेटिक बना दिया। हर तरफ इंप्रूवमेंट किया, डेवलपमेंट किया हमने। हेल्थ के सेक्टर में क्रैश किया हमने, अपने आप को डीग्रो किया। तो हमको कभी ना कभी सोचना पड़ेगा कि आर वी रियली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? हैविंग सेड इट, कह दिया मैंने ये कि ठीक है, जेनेटिक नहीं होता नहीं है, हमने किया है। दूसरा, क्या जेनेटिक्स को ठीक कर सकते हैं? असली सवाल, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? 100%, 100%, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। आजकल तो मॉडर्न ये एलोपैथिक रिसर्च ये कहते हैं कि भाई 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। उसको अलग नाम दिया उन्होंने, कहा एपीजेनेटिक्स। और आपको मालूम है कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का, जेनेटिक बदलने का ट्रिगर है। आयुर्वेद में या भारतीय परंपराओं में हमने एक चीज कही जो कि
जेनेटिक से भी बड़ा आयाम है, इसे कहते हैं कार्मिक प्रवृत्ति, कर्म। सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कर्म। आपको मालूम है कर्म ही जेनेटिक्स है, कर्म का ही सॉलिडिफाइड फॉर्म, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जेनेटिक्स है। और कर्म कैसे करते हैं आप? कर्म का मतलब एफर्ट होता है ना, एफर्ट कैसे लगाते हैं? कुंभक के बगैर कर्म कर सकते हैं? तो कुंभक ही आपके जेनेटिक्स को बनाता है, कुंभक ही आपके जेनेटिक्स को चेंज कर सकता है। एफर्ट लगा के जो काम करते हैं, आपका जेनेटिक्स भी अगर सालों साल में बदलता है, सपोज करो 1000 साल में जेनेटिक्स बदलता है कि नहीं बदलता? कैसे बदलता है? आपके ऊपर कोई जोर लग रहा है ना, आप काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट का इफेक्ट है, जोर लग रहा है, उसी से तो जेनेटिक्स बदलता है ना। आप उसे अंदरूनी जोर लगाइए, कुंभक कीजिए, आपका जेनेटिक्स बदल जाए। टाइम वेरी कर सकता है, केवल सवाल किस बात का? आपकी कमिटमेंट और टाइम का। आपकी कमिटमेंट और टाइम का सवाल है बस। क्या ये जेनेटिक्स बदल सकते हैं? 100% बदलते ही हैं आप, अपने पूरी लाइफ में आप अपना जेनेटिक्स बदलते हैं। उसको फास्ट करने का तरीका कुंभक है ना। कुंभक एपिजेनेटिक ट्रिगर है। हाँ, तो आपके स्टेम सेल्स अगर बॉडी के अंदर हैं, ऑर्गन डैमेज हुआ है, तो वहां पे स्टेम सेल्स हैं ही, उनको ट्रिगर दे दो, उनका ऑर्गन का रिवाइवल फास्ट हो जाएगा, है ना। आपकी बॉडी ही रिजेनरेट करती है, रिवाइव करती है। लाखों सालों से इस बॉडी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इतनी, लाखों सालों से। ये पिछले 100 साल में ही तो आ रही है ना उनको प्रॉब्लम। तो हमारा अप्रोच गलत है, कहीं ना कहीं तो अप्रोच गलत कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं चेंज भी करना पड़ेगा। वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो कोई और थोड़ी करेगा, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। तो अगर आप कुंभक करते हैं तो आप अपने जेनेटिक्स को बदलते हैं। Thank you, Swamiji. So, Kajal ji, this is for you also, and for others who are talking about various different kinds of cancer. We have explained many times, Vaidyanathan ji, Kajal ji, कि जो कुंभक के द्वारा आप किसी भी प्रकार के कैंसर को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी प्रकार के कैंसर में ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स है, देयर इज एन इम्बैलेंस of production and destruction of cells, so that needs to be corrected. Okay, and there is also a gentleman who is asking about there is severe pain due to kumbhak, and how will it help me with this? Swamiji, would you like to take this question? हाँ, कैंसर से पेन होने का रीजन, पेन जो है ना, आपके नर्वस सिस्टम आपको पेन का इंडिकेशन देता है। एंड देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन मैन्युफैक्चर, योर बॉडी मैन्युफैक्चर्स प्रोस्टाग्लैंडिन। तो कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आपका बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन क्रिएट्स अ पेन साइकिल। आपके पेन किलर्स उस साइकिल को काट के उस पेन को कम कर देते हैं। मगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि इफ यू स्टार्ट डूइंग कुंभक, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एज वेल एज द कैंसर एपिसोड, देयर इज लॉट ऑफ नर्व degeneration, nerve destruction, and a deviated information exchange between the brain and your body. This deviation, your body recognizes it or appreciates, or rather I would say your body indicates it in terms of pain. आपका शरीर बताता है कि बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो वो पेन के टर्म्स में ही बताएगा। आपकी भाषा शरीर की जो है वो क्या है? पेन, आपके शरीर की भाषा। If there is lot of deviation, the body will create lot of pain. एक पार्ट बताया मैंने आपको। So if your nervous system gets a little boost, या जिसे हम कहते हैं आपका टॉलरेंस लेवल अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देना, तो आपको पेन कम लगने लग जाएगा। दूसरा पार्ट, whenever there is deviation in the body, there is lot of inflammation which is going on across the body. आपके पूरे शरीर में inflammation है, that inflammation itself causes pain. लेकिन अगर आप शरीर को थोड़ा ठंडा कर देंगे, वो इन्फ्लेमेशन ना हीट के टर्म्स में बॉडी इसको डिटेक्ट करता है।
तो अगर आप अपने शरीर को थोड़ा ठंडा कर देंगे तो आपके पेन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, इमीडिएटली कम हो जाते हैं। इसीलिए कोई बहुत बर्फ जैसी चीज पेन वाली जगह पे लगा दो तो पेन का सेंसेशन नहीं होता। लेकिन अंदर कैसे ठंडा करेंगे, अंदर करने का भी तरीका है जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी बताते हैं। वैसे भी अगर आप अंदर कूलिंग डाउन प्रोसेस कुछ कर लें, अंदर शरीर के अंदर थोड़ी ठंडक लेके आ जाए, तो आपको पता चलेगा पेन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम करना, दूसरा आपका बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाना, ये दो चीज जैसे ही करेंगे तो आपके पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे। आपको पेन को हैंडल करने के लिए जितना क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन लेना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देयर विल बी मेनी पेन विच विल बी इजीली बी एबल टू टॉलरेट। नाउ पेन किलर्स प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे इनहिबिट करते हैं तो आपकी रिकवरी को हैम्पर करते हैं, रोक देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके बॉडी में जो बनता है वो रिकवरी को हैसन अप करता है, फास्ट करता है। जब भी हम पेन किलर खाते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं कम करता है, हमारा टॉलरेंस भी उस वजह से कम हो जाता है। तो केवल पेन को एड्रेस करने के लिए बता रहे हैं, ये दो चीज करेंगे तो पेन काफी हद तक एड्रेस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you correct the whole deviation of energies in the body, deviation of manufacturing, improve the metabolism और balance the immune factor, वैसे देखेंगे कि आपका पेन का लेवल जो है वैसे कम हो जाएगा। हीट कोई ले रहा है, आई एम टेकिंग हीट, कोई बोल रहा है हीट ले रहा है, हीट की वजह से पेन फैक्टर बढ़ेगा, है ना। कभी कभी ये मौसम की वजह से भी बढ़ता है, जैसे कि बारिश के मौसम जैसे ही हो गया तो आपके बॉडी के पेन फैक्टर्स बढ़ सकते हैं ऐसे टाइम पे। अगर आप इस मौसम को टॉलरेट कर पाएगा आपका बॉडी तो फिर पेन फैक्टर्स कम हो जाए। थैंक यू स्वामी जी फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। तो आशीष जी, प्रोग्राम 4 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है कि आप को ऐसे हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, जनरल स्वामी जी ने बता दिया है, सिस्टम को ठंडा करिए, ओके। अगर पेन हो रहा है तो द शेड्यूल जो है अंजू जी विल बी शेयरिंग इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप यू आर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, and admins, please can you share the schedule over here once again in the chat box, because some people want to see the schedule. हाँ, तो अब अगले 5 दिन थोड़ा सा और टॉलरेट कर लीजिए, आप पेन किलर्स ले ही रहे हैं, ओके। तो कोई आयुर्वेद को जानते हैं तो उनसे कंसल्ट कर लीजिए, सिस्टम को कैसे ठंडा कर सकते हैं। सो the program is an online program, okay, and it happens over 3 months, okay. Charges have been shared. Leave your numbers if you have questions. अगर आपके सवाल हैं और अपने बारे में तो अपने numbers जरूर छोड़िए। We'll also be meeting again for a question and answer session. We'll tell you in advance. Thank you so much for joining in the webinar. We'll close right now. So thank you Swamiji, and on behalf of Team Astika, Namaskar. Somebody is asking me on humanitarian grounds you can help him about the pain factor. पेन का तो बता दिया मैंने कि इफ यू कूल डाउन योर बॉडी, पेन, आप थोड़ा ना सिर नीचे पाँव ऊपर करके लेटेंगे ना, 2-3 तकिया लगाया पाँव के नीचे, 2 तकिया लगाया कमर के नीचे, आधा घंटा ऐसे लेटिए तो आपका बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाता है। और भी कोई भी कषाय चीज अगर आप लेंगे शरीर के अंदर तो थोड़ा ठंडा करेगा। जैसे हार श्रृंगार के पत्ते थोड़े चबा लीजिए, है ना। षडांग कषायम करके एक आयुर्वेद में आता है, वो थोड़ा अगर आप लेंगे। पानी वैसे भी अगर छाछ खूब सारा पानी डाल के पी लें, है ना, 4 गुना पानी उसमें डाल के पिए, खूब सारा पी लें तो भी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और एक सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, शीतकारी कहते हैं, शीतकारी कर लीजिए, आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। हाँ, शीतकारी कम से कम 21 राउंड करना होगा, दांत से हवा खींचने, नाक से निकालना। पहली बात तो देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही हम सारे काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई काम ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं कर रहे हैं। बीमारी, अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, बीमारी पूरा की पूरी ह्यूमैनिटी की बीमारी को रिवर्स करना, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है? मगर क्या होता है, कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं होती ना। अगर आप भी कोई ऐसी चीज लें जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है तो आपको हजम नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप ऐसी चीज लें जो आपको हजम ही नहीं होता तो भी आपको नुकसान हो जाएगा।
कहने का मतलब देयर हैज टू बी अ राइट काइंड ऑफ एक्सचेंज, ओनली देन समथिंग वर्क्स, कोई चीज काम करती है। आप कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलता है, बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा। अगर आप और क्लियर शब्दों में बोलूं तो फ्री की चीज आपको कभी सूट नहीं करी, कर्म दोष लाएगी आपका। आप बीमार होगा, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। ये दुनिया बिना ये कार्मिक नियम पे ही चलती है। ये लक्ष्मी का नियम है, समझिए इसको, कि आप कोई एफर्ट लगाते हैं तो आपको कुछ मिलता है। बिना एफर्ट लगाए कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर मिल जाए गलती से तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही, आगे चल के आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगी। हमारा देश कार्मिक सिद्धांत पे चलता, समझिए। और ये कार्मिक बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। किसी का एक पैसा लेना नहीं, दे जरूर देना, लेना नहीं कभी भी। ये कार्मिक बैलेंस बनाइए आपने। किसी ने कुछ आपके लिए सोचा तो उससे एक कदम आगे बढ़ के सोचिए। ये कार्मिक बैलेंस बनाओ, बहुत जरूरी है। अगर आपने कार्मिक बैलेंस बना लिया, वैसे ही डिजीज एपिसोड कम हो जाएंगे सोसाइटी में से। मगर देखिए पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, जो कि कार्मिक दोष बना रही है सोसाइटी में, और उनको समझ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। हम सारा का सारा काम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं, मगर हम आपके अंदर दोष भी नहीं लाना चाहते, और हम इस काम को बढ़ाना भी चाहते हैं। कैसे करेंगे? हम किसी से मांगना भी नहीं चाहते। कैसे करेंगे आप बताइए? ऐसे ही करेंगे ना। तो प्लीज आप जैसा भी सोचें, मगर अपने लिए कम से कम ये सोचें कि कोई कार्मिक दोष नहीं लाए लाइफ में। आपका ये जन्म सुधरेगा, आगे का जन्म भी सुधर जाएगा। Thank you. Vaidyanath ji, your question was covered by in the last question that I took about all kinds of cancer and recurrence, etc. We'll share the recording again. Give us a little while. थोड़े समय बाद जब वीडियो प्रोसेस हो जाएगा, we'll be posting it on YouTube and we'll also be sharing the recording in the webinar. Okay. So thank you so much for joining on this note. Good night. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में आइए और अपनी इस बीमारी से बाहर आइए। ये आप आ सकते हैं, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और थोड़ा समय लग सकता है। That's all. Thank you.